हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 9 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। बट इससे पहले आप सभी को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। यहां से आज के पीडीएफ की फाइल आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ऐसे एस्पिरेंट जो कि हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो सभी मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरी क्लासेस की जितनी भी अपडेट होती हैं, वो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं, और साथ में वहां से आप जीएस पर डिस्कशन भी कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है आज के सेशन की शुरुआत से पहले। आज रात को 10 बजे, मार्क कर लीजिए टाइम, आज रात को 10 बजे जीएस पर मैराथन लेकर आ रहा हूं। कौन से टॉपिक पर? हिस्ट्री पर। तो आज रात को 10 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी। आप में से ऐसे एस्पिरेंट जो कि आने वाले टाइम में एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, सभी से मेरा कहना यह है कि अगर हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आज एक ही क्लास में मैं क्विक रिवीजन कराने वाला हूं, पूरी मिडवल का और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का। तो एक क्लास आपको आज करनी है और पूरी हिस्ट्री आपकी ऐसी मैं तैयार करा दूंगा कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो वो भी इतने चांसेस उसके बन जाएंगे कि कम से कम 80% क्वेश्चन तो हिस्ट्री के वो आराम से वहां पर कर लेगा। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रात को 10 बजे जरूर मिलना। लाइव स्क्रीन पर आऊंगा लाइव पढ़ाने, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, आपकी मॉडर्न और मिडवल हिस्ट्री पूरी मैं क्विक रिवीजन करा के ही रहूंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एक्सेप्ट ओनली डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड कोविड वैक्सीन? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये वही कोविड वैक्सीन एक्सेप्ट करेंगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड होगा। अगर कोई ऐसा वैक्सीन जो कि दूसरा देश इनको सजेस्ट करता है, लेकिन अगर वो डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड नहीं है, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये है बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड वैक्सीन ही अब ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कोई और वैक्सीन नहीं करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, और नेपाल की है काठमांडू। आपको बताइए, नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द ग्लोबल लीडर इन रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद 41 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे? अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जो कि दुनिया में ग्लोबल लीडर बन गया है रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर? पर डे इस देश में 41 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यह देश है हमारा भारत। ध्यान रखिएगा, भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे आ चुका है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर। आप जितने भी पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, यहां पर बात हो रही है उन ट्रांजैक्शंस की। तो जो भी आप पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो वो सारे आपके रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कंसीडर किए जाते हैं। तो पूरे भारत में एक दिन में करीब 41 मिलियन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इसी के साथ भारत में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस की मात्रा हो गई है और भारत विश्व गुरु बन चुका है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में। तो भारत सबसे आगे है इसमें, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एएमएफआई? यहां पर एएमएफआई का मतलब है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में री इलेक्ट किया गया है। किसको? मतलब एक बार फिर से चेयरपर्सन कौन इलेक्ट किए गए हैं? ये हैं नीलेश शाह। नीलेश शाह पहले भी एएमएफआई के चेयरपर्सन के रूप में सर्व कर रहे थे। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, लोकल इलेक्शन इनके, और फिर से इनको री इलेक्ट कर लिया गया है। एएमएफआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। और एएमएफआई के सीईओ कौन है? नीलेश शाह तो चेयरपर्सन है, सीईओ कौन है इसके? तो ध्यान रखिएगा, इसके सीईओ हैं सीवीआर राजेंद्रन। सीवीआर राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, ये जो नीलेश शाह हैं ये सिर्फ और सिर्फ एएमएफआई में चेयरपर्सन ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल विल बी इन
extreme poverty because of COVID-19 by 2021। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में ये है, आपसे कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी है। इस रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि कोरोना वायरस की क्राइसिस की वजह से 2021 तक कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का मानना है इस रिपोर्ट के तहत कि 2021 तक 150 मिलियन लोग पूरी दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, वो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ जाएंगे, मतलब ज्यादा ही गरीबी में आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान विच प्रोविंस गवर्नमेंट विल परचेज इंडियन बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार पेशावर लोकेटेड हाउस। आपसे कह रहा है पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंस हैं, उन चारों प्रोविंस में से ये कौन से प्रोविंस की गवर्नमेंट है जिसने फैसला लिया है कि पाकिस्तान के पेशावर में जो बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार का जो घर है उसको ये खरीद लेंगे और खरीदने के बाद इसको म्यूजियम में तब्दील कर देंगे। ये आप देख सकते हो क्लोजर में, दिलीप कुमार का घर यही है जो कि पेशावर में है। ये इनके पिता का बनाया हुआ घर था यहाँ पर। तो ये है खैबर पख्तून की सरकार। खैबर पख्तून की सरकार ने फैसला लिया है कि पेशावर स्थित दिलीप कुमार के घर को खरीद लेंगे और उसके बाद इसको म्यूजियम में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान में कितने प्रोविंस हैं? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। इन 4 प्रोविंसेस में पाकिस्तान बटा हुआ है। एक इसकी ऑटोनॉमस टेरिटरी है जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहां पर अगर खैबर पख्तून की बात करें, क्योंकि खैबर पख्तून की सरकार इसको खरीद रही है, तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। खैबर पख्तून की जो असेंबली है इसमें कितने मेंबर हैं? तो ध्यान रखिएगा 145 मेंबर हैं इसकी असेंबली में। खैबर पख्तून के चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये है इस टाइम पे काजिम नियाज। क्या नाम है? काजिम नियाज। और खैबर पख्तून का हाईकोर्ट कहां पड़ता है? ये पड़ता है पेशावर हाईकोर्ट। और पाकिस्तान में आपको पता ही है इमरान खान की सरकार चल रही है इस टाइम पे, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ। तहरीक-ए-इंसाफ। अगला क्वेश्चन है, विच जुडिशियल कोर्ट रूल्ड दैट प्रोटेस्टर्स कैन नॉट ब्लॉक रोड्स एंड पब्लिक स्पेसेस। ये कौन सा जुडिशियल कोर्ट है भारत का जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हो और पब्लिक स्पेस को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि अब से भारत में जो भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे, जो भी जन आंदोलन या सत्याग्रह किए जाएंगे, उनमें यह खास ख्याल रखा जाए कि ना ही रोड्स को ब्लॉक हो और ना ही पब्लिक स्पेस को ब्लॉक किया जाए। दूसरे लोगों को इसकी वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे हमारे सीजीआई कौन है? ये है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें सीजीआई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसका नाम है सिरकन। सिरकन को अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कौन से देश के द्वारा? सिरकन नाम की इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल को परीक्षण किया गया रशिया के द्वारा। एंटी शिप क्रूज मिसाइल का आप मतलब समझ रहे हो। सिरकन एक ऐसी मिसाइल है जो कि किसी भी जहाजी बेड़े को ध्वस्त कर सकती है। इसकी टेस्टिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन खुद वहां पर मौजूद रहे और रशिया के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, सिरकन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है इस मिसाइल का? इसको 3M22 जिरकन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? 3M22 जिरकन, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो आपसे ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए भी पूछ सकता है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछेगा तो ये पूछेगा कि सिरकन का परीक्षण किसने किया। अगर आपसे घुमाकर पूछेगा तो हो सकता है इसका दूसरा नाम ले ले। आपसे पूछे जिरकन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, तो परेशान मत होना, ध्यान रखना रशिया के ही द्वारा जिरकन का परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है इसका वेट है करीब 300 से 400 केजी तक ये अपने साथ कैरी कर सकती है। अपना लोड, जो इसका पेलोड होगा वो 300 से लेकर 400 किलोग्राम तक ये अपने साथ कैरी कर सकती है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, ध्यान रखिएगा। इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। UGC declared how many universities as fake
अभी हाल ही में यूजीसी की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के तहत यूजीसी ने कितनी यूनिवर्सिटीज को फेक बताया है अपनी रिपोर्ट में। मतलब भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा फेक डिक्लेयर कर दी गई हैं। यूजीसी का मतलब समझ रहे हो क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप देखते हो ना, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप सबसे पहले किस बात का ख्याल रखते हो कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है भी या नहीं है। तो यूजीसी का अप्रूवल होना, यूजीसी से रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है भारत में हर यूनिवर्सिटी को। आप भी हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें। तो यूजीसी के द्वारा ध्यान रखिएगा 24 यूनिवर्सिटीज को फेक डिक्लेयर किया गया है। और इसमें भी खास बात यह है कि नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। 24 में से 8 यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश की फेक डिक्लेयर करी गई हैं। तो नंबर 1 पे यूपी है। यूपी में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज करी गई हैं यूजीसी के द्वारा। नंबर 2 पे रहा दिल्ली। दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटीज फेक हैं। यूजीसी की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैचुरी बॉडी है। यूजीसी की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के तहत करी गई थी। यूजीसी का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। यूजीसी के चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये हैं प्रोफेसर डीपी सिंह। प्रोफेसर डीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान हैज पास्ड अवे। ही वाज व्हाट? अभी हाल ही में कल के दिन शाम को रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। ये क्या थे? कौन से मिनिस्टर थे? कंज्यूमर अफेयर्स, कोल एंड माइन, स्पोर्ट्स या फिर केमिकल एंड फर्टिलाइजर? रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया, ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स थे। ध्यान रखिएगा। बाय द वे इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। नई दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी हार्ट सर्जरी चल रही थी। हार्ट सर्जरी के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। 74 साल की उम्र थी इनकी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया कल शाम को। एक चीज और इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? सन 2000 तक ये जनता दल पार्टी में थे, लेकिन सन 2000 में इन्होंने जनता दल पार्टी से रिजाइन कर दिया था। तब जाकर अपनी नई पार्टी बनाई थी और इनकी पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। क्या नाम था? लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के मेन लीडर थे रामविलास पासवान। बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। और बिहार में एक टाइम पे दलितों का बहुत बड़ा फेस रह चुके हैं रामविलास पासवान। तो अब ये नहीं रहे 74 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार या यूटी गवर्नमेंट है जिसके द्वारा किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, मतलब आसाम सरकार के द्वारा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इजिली, दूसरे एप्लीकेशंस की तरह। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है किसानों की जो खेती है, किसानों के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उनको टाइमली सेल किया जा सके। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हर किसान इस किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। इसमें उसको उसकी फसल को खरीदने के लिए व्यापारी मिलेंगे। वो डायरेक्ट व्यापारी से कांटेक्ट करे और उनको अपनी फसल टाइमली बेच सकता है। आसाम में गवर्नर कौन है? ध्यान रखिएगा, जगदीश मुखी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, गवर्नर है अनिल बैजल। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहां पर कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एम राजेश्वर राव एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। ही सक्सीडेड टू हुम? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। एम राजेश्वर राव ने किसको सक्सीड किया, मतलब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एम राजेश्वर राव जगह लेंगे किसकी? एन एस विश्वनाथन की। एन एस विश्वनाथन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, अब ये रिटायर हो रहे हैं। एम राजेश्वर राव इनकी जगह लेंगे। और ध्यान रखिएगा आरबीआई के बाकी 2 गवर्नर कौन है? एक है एम के जैन और दूसरे हैं बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखना। वी हैव ऑब्जर्व्ड विच एनिवर्सरी ऑफ एयरफोर्स डे 2020? साल 2020 का वायुसेना दिवस हम लोगों ने मनाया कल के दिन, मतलब 8 अक्टूबर को हर साल हम लोग
वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने कौन सी एनिवर्सरी इसकी मनाई? वायुसेना की स्थापना, भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी। चल रहा है 2020। अब आप खुद ही लगा लो गणित कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बार 88वीं एनिवर्सरी मनाई गई, 88th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, यूएस विल इनॉग्रेट इट्स फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस ऑफिस इन विच एशियन कंट्री? अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि ये कौन से देश में, ये कौन सा एशियन कंट्री है जिसमें फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस ऑफिस की स्थापना करेंगे। अमेरिका बहुत ही जल्द बांग्लादेश में फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस ऑफिस की स्थापना करने जा रहा है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा यह होगा कि अब अमेरिकन कंपनीज बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगी, बांग्लादेश में मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगी, जैसे कि आईटी में, इनोवेशंस में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगी, फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करेंगी। इस तरीके की हर इंडस्ट्री जो कि बांग्लादेश के अंदर है और उसका स्कोप है, अमेरिकन कंपनीज अब उसमें इन्वेस्ट करेंगी। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है, भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड जन आंदोलन। आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में जन आंदोलन लॉन्च किया गया है। ये जो जन आंदोलन प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड है, एजुकेशन से या फिर इनोवेशन से? जन आंदोलन जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत से यह आह्वान किया हुआ है कि आने वाले टाइम में, अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, आप देख रहे हो नवरात्र लगे हुए हैं, दिवाली, ईद, सब कुछ लगी हुई है आगे आने वाले टाइम में। तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन कैंपेन के तहत लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि कृपया मास्क लगाकर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फेस्टिवल के टाइम पर इन चीजों को हल्का ना होने दें, इन चीजों के बारे में खास ख्याल रखें, कोविड-19 का खास ख्याल रखें। फेस्टिवल अपनी जगह है लेकिन हेल्थ अपनी जगह है। तो ये इसका मेन मकसद है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए, आपको कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर लेना हो तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इसको आप नोट कर लीजिए, वरुण 777। अगर आप इसको वहां पर यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स में मिल जाएगा, यूपीएससी, आईआईटी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम में। साथ में ध्यान रखिएगा, आज रात 10 बजे मुलाकात होगी, लाइव आऊंगा स्क्रीन पर और हिस्ट्री, मॉडर्न पूरी और मिडिवल पूरी हिस्ट्री को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज रात 10 बजे की क्लास को अटेंड करना ना भूलें। एक चीज और, आप देख रहे हो ल्यूसेंट की 10वीं क्लास मैंने ली है, अब मैं बची हुई 5 क्लास अपने मन से लूंगा जब मेरा मन करेगा। उसका रीजन है, मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे लाइव लर्नर्स ज्यादा चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों को पीडीएफ दे दी, आप लोगों ने उसके बाद ल्यूसेंट की क्लास अटेंड नहीं करी आज की, जो कि 10वीं क्लास थी। तो अब लाइव लर्नर्स नहीं मिलेंगे तो मैं आपको कंटेंट भी नहीं दूंगा, इतना जान लो। तो अगर आगे भी कंटेंट चाहिए तो क्लासेस को अटेंड करो। आज रात की 10 बजे की क्लास में मुझे 5000 लाइव लर्नर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो। वीडियो आपको लॉन्च मिलेगा, आप लोग यहां पर देख लो चैनल पे, वीडियो ऑलरेडी लॉन्च है। रात 10 बजे की क्लास शेड्यूल्ड है। इस शेड्यूल का लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है। वहां से जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म को आप जानते हो, जितने टेलीग्राम को जानते हो, हर जगह पर इसको शेयर करो, हर जगह फेसबुक पर भी इसको शेयर करो। आज मुझे रात को लाइव 5000 लर्नर्स चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।